नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है ऊन। इसमें हम ऊन के बारे में जानेंगे कि ऊन का निर्माण कैसे होता है और उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और विषय है हमारा गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम, फिर क्रमांक क्या है यानी रोल नंबर वो लिखेंगे। अपना विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, प्रकरण यानी टॉपिक, जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊन हो जाएगा, किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए, और कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटे में पढ़ाना है और डेट क्या है, और सत्र आपका कौन सा चल रहा है उस चीज़ को लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखते हैं। पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना, और तीसरा हो जाएगा छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, और चौथा नंबर हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और पांचवा नंबर छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फिर समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जिसमें कि इसमें भी हम 5 पॉइंट लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है, यानी कि जो हमारा टॉपिक है। तो पहला नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि छात्र उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो दूसरा नंबर है छात्र उनके विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा, छात्र उनकी विशेषता एवं उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। और चौथा नंबर है छात्र उनसे संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा नंबर हो जाएगा छात्रों में उन विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप जो सामग्री का प्रयोग करते हैं उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब किस विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय के बारे में उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रस्तावना का यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, जिसमें कि 2 कॉलम बनाते हैं। एक छात्र अध्यापिका कथन या अध्यापक कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए आंसर में, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि हमारा देश का क्या नाम है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न करती हैं कि भारत में कितने प्रकार के मौसम होते हैं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मुख्यतः 4, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एवं शीत ऋतु। अब तीसरा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि शीत ऋतु में मनुष्य अपने को सुरक्षित रखने के लिए किन वस्त्रों का प्रयोग करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है ऊनी वस्त्रों का। अब चौथा प्रश्न है उसी से संबंधित कि ऊनी वस्त्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक यहाँ पर लिखेंगे। और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा ऊन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग ऊन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें कि दोनों साइड का पेज हम यूज करेंगे, जिसमें कि इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु का कॉलम रहेगा जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित पॉइंट रहेगा, और दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता,
यानी कि जो हमारा टॉपिक से संबंधित पॉइंट है उसकी व्याख्या को हम लिखेंगे, जो छात्र अध्यापिका द्वारा क्लास में दिया जाएगा। और छात्र क्रियाशीलन में यानी कि छात्रों का क्लास में व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह उत्तर देंगे, उसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि आप पढ़ाने के समय जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसमें आप बच्चों को समझाने के लिए जो चीज़ लिखते हैं उसी चीज़ को हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऊन के बारे में। ऊन है क्या? तो ऊन के तंतु जो होता है वो जानवर के शरीर पर उगने वाले बाल से प्राप्त होता है। आदिकाल में भी मानव जानवर की खाल साफ करके शरीर ढकने के उपयोग में लाते थे। धीरे धीरे पशुओं की खाल पर से बाल निकालकर तंतु बनाए गए। इन तंतुओं को बुनकर या फेल्ट करके कपड़ा बनाया जाने लगा। भारत प्राचीन काल से ही ऊन के बने सुंदर वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कश्मीर की पश्मीना शाल दुनिया में प्रसिद्ध है। अधिकतर ऊन भेड़ों से ही प्राप्त किया जाता है। मेरिनो जाति की भेड़ से सबसे उत्तम किस्म का ऊन जो होता है वो प्राप्त होता है। भेड़ों के अतिरिक्त अन्य पशु जैसे कि ऊंट, हिरन, खरगोश आदि से भी ऊन की प्राप्ति होती है। अब जो यहाँ पर व्याख्या छात्राध्यापिका ने जो दिया उसी से संबंधित वो प्रश्न करती हैं बच्चों से। प्रश्न है कि ऊन के तंतु कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है जानवर के शरीर पर उगने वाले बालों से प्राप्त होता है। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे उनके बारे में कि यह जानवर के शरीर पर उगने वाले बालों से प्राप्त होता है, जैसे भेड़, बकरी, खरगोश आदि से ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है ऊनी रेशे के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं, एक कटी ऊन और दूसरा खींची हुई ऊन के नाम से जाना जाता है। कटी ऊन में देखेंगे कि ये रेशे जिंदे जानवर की खाल से निकाले जाते हैं, काटकर निकाले जाते हैं, जबकि खींची हुई ऊन में देखेंगे ये रेशे मरे हुए जानवर की खाल से निकाले जाते हैं। ऊन के तंतु से 3 प्रकार के ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है। पहला देखेंगे हम ऊनी कपड़े में छोटे तंतु का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े बनाने के लिए छोटे तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, जबकि वस्टेड में देखेंगे लंबे रेशों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इससे बनता है पैंट, कोट, सूट आदि। नमदा, ये सीधे तंतुओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि पैंट कोट बनाने के लिए किस तरह के रेशों को प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर दिया जाता है लंबे रेशों का प्रयोग लाया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे कि ऊन के रेशे के जो ऊनी रेशे के प्रकार हैं वो 2 हैं, एक कटी ऊन और दूसरा खींची हुई ऊन। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे जो कि है हमारा ऊनी धागा बनाने की प्रक्रिया कैसे बनता है। तो ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे पहले भेड़ों पर से बाल को काट लिया जाता है। जो उनके बाल होते हैं उनको पहले कटाई कर लिया जाता है, फिर उनकी छटाई की जाती है। अगली प्रक्रिया में इन्हें क्षार के घोल में कई बार धोया जाता है, जिससे तंतु स्वच्छ और कोमल हो जाते हैं। फिर इन्हें सुखाया जाता है। धोने व सुखाने से तंतु थोड़े कड़े हो जाते हैं, इसलिए इन पर जैतून के तेल का छिड़काव किया जाता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए रेशों को केवल सुलझाया जाता है, जबकि वस्टेड वस्त्र बनाने के लिए रेशों की कार्डिंग और कंघी दोनों की जाती है। यहाँ पर देखेंगे छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया था छात्र अध्यापिका के द्वारा उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि वस्टेड वस्त्र बनाने के लिए रेशों पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कार्डिंग तथा कंघी की प्रक्रिया की जाती है। श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे ऊनी धागे की निर्माण की जो प्रक्रिया है, पहले भेड़ों से बाल को एकत्रित किया जाता है काटकर, फिर छटाई की जाती है, फिर क्षार के घोल में धोया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसके बाद सुखाने के बाद जो कड़ा हो जाता है थोड़ा, फिर उसके बाद जैतून के तेल का छिड़काव किया जाता है, फिर उसके बाद रेशों को सुलझाने के बाद ऊनी रेशों की प्राप्ति की जाती है।
यहाँ पर देख सकते हैं ऊन के तंतु लंबाई की ओर से देखने पर ऐसा लगता है, जबकि चौड़ाई की ओर से देखने पर हमें ऐसा दिखेगा। ये ऊन की विशेषता देखेंगे तो लंबाई में देखेंगे यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा जो व्याख्या दिया जाएगा वो विशेषता में है लंबाई पहला नंबर, तो रेशो की लंबाई 1 इंच से 5 इंच तक रहती है। मजबूती में देखेंगे कि प्राकृतिक तंतु में यह सबसे कमजोर तंतु होता है। धोते समय इसको सावधानी से और अधिक दबाव ना देते हुए इसको धोना चाहिए। प्रकाश का प्रभाव में हम देखेंगे कि धूप में यह तंतु जल्दी ही कमजोर पड़ जाते हैं और रगड़ का उन्हीं तंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज़्यादा रगड़कर उन्हीं वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो रुआं भी निकल जाता है। प्राकृतिक रूप में ऊन का रेशा कई रंगों में पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से ही कई रंगों में प्राप्त होता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि ऊन का रेशा कैसा दिखाई देता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है, यह रेशा टेढ़ी मेढ़ी नली के समान दिखाई देता है। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें कि जो हमारा प्रस्तुतिकरण था वो समाप्त हुआ वहाँ पर, और उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन में हम 5 प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, और इसका बच्चे उत्तर क्लास में ही देते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊन के तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरा, ऊन के रेशे किन किन जानवरों से प्राप्त होते हैं। तीसरा, ऊनी रेशों से कितने प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और चौथा है, ऊनी वस्त्रों को धोते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और पांचवा, ऊनी वस्त्रों की 2 विशेषता बताएं। मूल्यांकन के बाद बच्चों का पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार उनके सामने दोहरा दिया जाता है। तो पहला नंबर हो जाएगा कि ऊन के तंतु जानवर के शरीर पर उगने वाले बालों से प्राप्त होता है। ऊन के रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक कटी ऊन तथा दूसरा खींची हुई ऊन। जो कि कटी हुई ऊन के बारे में हमने देखा था कि ये रेशे जिंदा जानवर के खाल से निकाला जाता है, जबकि खींची हुई ऊन जो होता है ये मरे हुए जानवर के खाल से निकाले जाते हैं। अब तीसरा नंबर देखेंगे कि ऊनी वस्त्र बनाने के लिए रेशों को केवल सुलझाया जाता है, जबकि वस्टेड वस्त्र बनाने के लिए स्कार्डिंग तथा कंघी भी की जाती है। ऊन का रेशा प्राकृतिक रेशों में सबसे कमजोर रेशा यह होता है। और गृह कार्य में देखेंगे कि ऊन का रेशा पहला प्रश्न है कि बच्चों से किया जाता है कि ऊन का रेशा कैसे तैयार किया जाता है, और दूसरा ऊनी तथा वस्टेड वस्त्र में क्या अंतर है। तो जो हमारा लेसन प्लान यानी पाठ योजना था यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।